सेशन है बच्चों वो सेशन 4 है, यानी कि अगर आपने अगर इसको फॉलो किया हो हमारे प्रोजेक्ट लक्ष्य को अच्छी तरीके से, तो आपके पहले 3 सेशन जो थे वो सुरभि मैम के साथ थे और उन्होंने आंसर राइटिंग का सेशन लिया और आपको अच्छी तरीके से समझाया कि आंसर कैसे लिखना है या क्या टेक्निक फॉलो करना है। तो वहां पर हमने सेशन किए। मगर आज का जो सेशन है सेशन 4 वो फिल इन द ब्लैंक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर है, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक में कुछ पूछने वाला हूं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ आपसे मैं पूछने वाला हूं। तो फटाफट अब आंसर करेंगे उन क्वेश्चन का, ठीक है। अगर हमें उसको पता है तो, नहीं पता तो ट्राई तो कर ही सकते हैं कि मेरे हिसाब से सही आंसर है इसका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं आज के कुछ रूल्स में। हालांकि ये रूल्स ऑलरेडी सुरभि मैम ने अपनी क्लासेस में डिस्कस किए हैं, मगर फिर भी एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूं, आपको बता देता हूं कि कोशिश करेंगे कि जो चैट में आप सवाल पूछ रहे हैं, जो डाउट पूछ रहे हैं, उसका आंसर हम कर सके। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार होता है कि लाइव सेशन में नहीं हो पाया, कवर नहीं हो पाया, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो काफी एक्टिव है। वहां पर आप जा सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर आपको आंसर मिलेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और कोशिश करेंगे कि हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनाए रखें, यानी कि एक दूसरे का इज्जत करें, ख्याल करें। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हम ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास काफी फ्रूटफुल हो और हम काफी कुछ सीख के जाए और काफी कुछ समझ के जाए। चलिए, तो ये बात तो हो गई रूल्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि ये जो पैटर्न है ये आपने काफी क्लासेस में देखा है, पिछली क्लासेस में दिखाया गया है आपको, मगर आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं या जो मार्किंग टाइप के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो 1 मार्क्स है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और अगर आप इस पैटर्न को देखें, जो इस साल का जो पेपर आने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसका ये पैटर्न है, उसमें आप देखिए जो 20 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब एक नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर 1 मार्क्स है तो ज्यादातर तो 1 वर्ड में ही आंसर होता है। मगर कई बार ये देखा गया है कि 1 मार्क में कई बार डिफाइन वगैरह भी आ जाता है। मगर फिर भी जो इस साल का जो सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स का आया है, तो उन्होंने तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे काफी जोर दिया है। तो इसीलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 मार्क में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले 4-5 सालों में जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, तो वो कहीं ना कहीं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो 20 क्वेश्चन है, आप देखिए जो 1 मार्क के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेगमेंट है। पूरा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। मगर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 1 मार्क के हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, उसके साथ साथ अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शन को देखें, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन याद करना, देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार बच्चे सवाल पूछता है कि सर इतने क्वेश्चन का आंसर आया है या इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितना आंसर लिखे, क्या लिखे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड होने वाला है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। एक हिस्सा जो सेक्शन ए है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होने वाला है, जो सेक्शन बी है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, एमसीक्यू ही है, ज्यादातर पूछे गए हैं। मगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी इसमें आते हैं, जैसे मैंने बोला कि डिफाइन, या कई बार इसका आंसर एक सेंटेंस में भी होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 60 to 80 वर्ड्स में आंसर करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर बार सीबीएसई अपने सैंपल पेपर में, अपने फाइनल पेपर में जरूर स्टूडेंट्स को देता है, ताकि हम कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे आंसर आप अगर 3 मार्क्स का है तो 60 to 80 वर्ड्स में ही लिख दीजिए, कई बार ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मगर कोशिश करिए कि आपका आंसर 60 to 80 वर्ड्स में खत्म हो जाए, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम
मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक को कंसिडर करेंगे, यानी कि मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूंगा, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट में जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, उस ब्लैंक में क्या आने वाला है, क्या सही वर्ड आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, बच्चों ये मैंने लास्ट 4-5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं इकोनॉमिक्स के, वहां से एक क्वेश्चन लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछे हैं, तो इसीलिए ये एक हिंट है, एक आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं तो हमें इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यही हमें करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक का पहला क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट आंसर करना है इसका, और चैट में लिख के बताना है मुझे कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको कई बार आप दिख रहे होंगे 2019-2020 क्वेश्चन पेपर मैंने लिखा है। इसका मतलब जब ये साइड में लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ये इस साल के क्वेश्चन पेपर में आया था, इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पर साइड में मेंशन होगा कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन CRR। यानी कि अगर हम कैश रिजर्व रेशियो को, CRR को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा। यानी कि ये एक सवाल है, ये ब्लैंक, इस ब्लैंक में सही वर्ड क्या आएगा ये आपको मुझे बताना है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन CRR। मल्टीप्लायर और CRR का रिलेशन है, ये फिल इन द ब्लैंक बहुत आसान हो जाता है अगर हम इस रिलेशन को याद कर लें, फॉर्मूला याद कर लें, तो हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन CRR। चलिए तो यहां पर चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अभी तक मुझे किसी का आंसर चैट बॉक्स में देखने को नहीं मिला है। चलिए, निष्का अग्रवाल, ओके, एक स्टूडेंट है। तो निष्का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब ट्राई किया। आप देखते हैं कि सही है कि गलत। तो निष्का जी ने आंसर में लिखा है डिक्रीजेस। ओके, तो चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सही है। उम्मीद करते हैं सही होना चाहिए, निष्का जी निराश नहीं होंगी। जी बिल्कुल सही, निष्का जी निराश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है, सही दिशा में जवाब है, डिक्रीजेस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया निष्का, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का रिलेशन अगर हम CRR के साथ देखें, तो CRR यहां लिखा इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया निष्का, अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब मुझे बताएंगे। अगला सवाल है, इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई एट द सेम लेवल ऑफ इनकम। बहुत अच्छा सवाल है। इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई एट द सेम लेवल ऑफ इनकम इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर। कमाल का सवाल, सोचो, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट पे डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला यूनिट पड़ा होगा, वहां से सवाल है। ब्रेक इवन अलग होता है, इक्विलिब्रियम अलग होता है, फर्क है। तो सोचो कि इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर, अगर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या हो, अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम है, एक जगह पर लाई कर रहे हैं। चलिए अगला आंसर फिर से निष्का जी ने दिया है, क्या बात है। बाकी सारे विद्यार्थी जो हैं वो शायद थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लेना कोई खराब बात नहीं है, मगर कोशिश करिए, जवाब दीजिए। जितने सही जवाब उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना ही हम बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं भैया 17 मार्च को। क्लियर, तो इसीलिए कोशिश करेंगे, जवाब देंगे। फिलहाल चेक करते हैं कि जवाब क्या है और सही आंसर क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही, जीरो इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दें तो ये सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत बढ़िया आंसर। चलिए तो दो क्वेश्चन यहां पर हो गए।
ये दोनों ही क्वेश्चन 2019 से लिए गए थे, 2019 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हमसे सीबीएसई ने पूछा है। क्या बात है, अगला सवाल आ गया, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट कहां पढ़ते हैं? गवर्नमेंट बजट चैप्टर में प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्या आंसर होना चाहिए? प्राइमरी डेफिसिट, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट इज, यानी इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि फॉर्मूले को भी फिल इन द ब्लैंक बनाया जा सकता है। ये समझो बात को, फॉर्मूला यहां पे चलो प्राइमरी डेफिसिट का पूछ लिया है, मगर फॉर्मूला तो नेशनल इनकम में भी है, फॉर्मूला तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में भी आता है ना, मनी एंड बैंकिंग में भी आता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फॉर्मूले का भी फिल इन द ब्लैंक बन रहा है। तो यहां पर आपसे सीबीएसई ने पूछा, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं 2019 के पेपर से, कि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है? चलिए चेक करते हैं, जवाब देखते हैं। फिलहाल इसका जवाब मुझे अभी तक किसी से नहीं मिला है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। प्राइमरी डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि ये वो फॉर्मूला है जिससे हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चन कवर किए और तीनों में कुछ जवाब मुझे मिले और कुछ जवाब का मैं इंतजार करता रहा, मगर कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया का आया मैं, हो सकता है आने वाले समय में जवाब डेफिनेटली आए। चलिए अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, और कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से होने वाला है। चलिए, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 2019 से। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मिड डे मील स्कीम रनिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स जो स्टेट रन है इज अ टाइप ऑफ डैश एक्सपेंडिचर। क्या बात है, यानी कि आप सोचिए कि आपसे ये पूछ लिया है कि गवर्नमेंट बजट में जो हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, सोचो कितने तरीके के एक्सपेंडिचर हैं, दिमाग लगाओ। तो अगर मिड डे मील सरकार चला रही है, तो इस तरीके की स्कीम अगर गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट का ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? गवर्नमेंट बजट से सवाल है, सिंपल सवाल है, सोचो कौन सा एक्सपेंडिचर है? मिड डे मील सरकार चला रही है, मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, उस पर जो खर्चा हो रहा है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये आपसे पूछा गया है। ब्लैंक में सही वर्ड लिखना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। जवाब अभी तक नहीं मिला है। चलिए, थाराकेश ने लिखा है रेवेन्यू, निष्का अग्रवाल ने लिखा है रेवेन्यू। क्या बात है, कमाल है। चलिए चेक करते हैं, इस बार 2 विद्यार्थियों ने एफर्ट किया है। मैंने कहा था उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये आंसर्स बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं हम। फिलहाल चेक करते हैं कि क्या थाराकेश और क्या निष्का दोनों ही सही दिशा में जा रहे हैं, क्या उनका जवाब सही है? जी बिल्कुल सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका सही जवाब है। तालियां होनी चाहिए निष्का अग्रवाल और थाराकेश के लिए, कमाल की बात है, बहुत बढ़िया आंसर, बेहतरीन आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये मिड डे मील स्कीम। यानी कि यहां पर मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो चलती रहती हैं, चल रही हैं। तो क्या पता सीबीएसई आपसे इकोनॉमिक्स के फाइनल एग्जाम में कोई स्कीम पूछ ले, और पूछ लिया जाए, बता दो भैया गवर्नमेंट बजट में कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए बहुत बढ़िया थाराकेश, बहुत बढ़िया निष्का। अगला सवाल जल्दी से जवाब देंगे, हाँ आगे रहना है। चलिए, अंडर डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कमाल का क्वेश्चन है। अंडर डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट marginal product gained by employing one additional unit of labor is 0। मतलब एक लेबर आ भी गई, एडिशनल लेबर आ भी गई, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो गेन हुआ वो कुछ भी नहीं, 0। तो ये कौन सा टाइप, अंडर डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन पे फोकस करो, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्ट गेन्ड बाय
employing one additional unit of labor is 0। क्या बात है, इस बार थाराकेश ने आंसर दिया है। चेक करते हैं, थाराकेश कह रहे हैं डिसगाइज्ड है। पिछला आंसर थाराकेश ने सही दिया था, क्या इस बार थाराकेश सही है? कमाल की बात है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया थाराकेश, एक बार और ताली बजाने का मन कर रहा है, कमाल की बात है। यानी कि थाराकेश बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, वेरी नाइस, कीप इट अप। अगले सवाल पे फिर से आएंगे, फिर से थाराकेश जी बताएंगे मुझे आंसर। निष्का जी आप भी बताइए आंसर। चलिए, तो 5 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं और काफी हद तक जवाब बच्चे सही दे रहे हैं, कमाल की बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक ही होने वाला है, तो फिल इन द ब्लैंक 2019 2020, क्या बात है, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक इस साल पूछे गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, डैश एन इंडिकेटर which is used for analyzing the employment situation of a country। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा सोचिए। इंडिकेटर का नाम पूछा जा रहा है, इंडिकेटर का नाम पूछा जा रहा है, आपको इंडिकेटर का नाम बताना है। डैश एन इंडिकेटर which is used for analyzing the employment situation of a country। सोचिए क्या जवाब होगा इसका, इंडिकेटर पूछ रहा है, मुश्किल है नहीं नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर करो। सही होगा गलत होगा वो छोड़ो, कोई बात नहीं, एफर्ट तो करना ही चाहिए। सोचो वो इंडिकेटर का नाम क्या है जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री बताता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निष्का अग्रवाल का आंसर है, बाकी विद्यार्थियों से भी कहूंगा जवाब लिखें। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निष्का ने बोला है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इसका आंसर है। चलिए चेक करते हैं कि क्या निष्का जी ने सही कहा है। ओके ओके, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, थोड़ा सा डिफरेंस था बट ठीक है, कोई बात नहीं, वेल ट्राई। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इसका सही जवाब है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, लेबर फोर्स कह रहे थे राकेश, बट इट्स ओके। अगला सवाल, in 1955 Carve committee was constituted for aiming the, बढ़िया सवाल, कार्व कमेटी 1955, क्यों, क्या एम था कार्व कमेटी का, क्यों बनाई गई, क्या जरूरत पड़ गई। 1955 कार्व कमेटी, क्या एम था, एम पूछ रहा है। 1955 कार्व कमेटी was constituted for aiming the, सोचो क्या आंसर होगा, एम पूछ रहा है, जवाब नहीं आया, सोचो सोचो, बताओ आंसर। इन 1955 कार्व कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एमिंग द, थाराकेश का आंसर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, चेक करते हैं क्या ये जवाब सही है। बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया था राकेश, बहुत बढ़िया बच्चे। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये कार्व कमेटी का एम था, 1955 में बना। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन के बाद, सीबीएसई के बाद सीयूईटी का एग्जाम भी आने वाला है। वहां पर बच्चों ये जो डेट्स हैं, जो ईयर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में कार्व कमेटी बना, क्या एम था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेट्स और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे फोकस जरूर करना, बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया था राकेश, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक में क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन 2019 से ही है। क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ, यानी कि यहां पर हमको ये बताना है, हम सबको ये बताना है कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है। क्या बात है, सोलर एनर्जी से बिजली बन रही है, किसकी मदद से,
सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कन्वर्ट हो रही है, किसकी मदद से, किसकी हेल्प से? क्या वर्ड होगा? सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ डैश। किसकी मदद से? चलिए कोई बात नहीं, चेक करते हैं इसका आंसर। थाराकेश बोल रहे हैं सोलर पैनल। बहुत अच्छा ट्राई है, बहुत अच्छी इन्होंने ट्राई किया। सोलर पैनल उनका जवाब है। चेक करते हैं कि सीबीएसई ने अपनी आंसर की में क्या लिखा था, क्या आंसर था। जवाब है फोटोवोल्टाइक सेल। ये नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी अगर पेन है तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस तरीके के टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए ये टर्म, ये जो वर्ड है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल होता है जिससे हम सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, निष्का का अग्रवाल है रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। सवाल क्या है? कट इन रेपो रेट by RBI is likely to dash the demand for goods and services in the economy। ध्यान से सोचो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मनी एंड बैंकिंग में, जो मनी एंड बैंकिंग यूनिट है, वहां पर हमने इसको पढ़ा होगा। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे उसमें इसका जिक्र है। तो कट इन रेपो रेट, रेपो रेट को अगर कट किया जाए, कम किया जाए, कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। अगर आरबीआई ऐसा कर रहा है तो उसका जो इंपैक्ट है वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड पे क्या होगा? कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई is likely to dash the demand for goods and services। सोचो जवाब क्या होगा? निष्का का आंसर है इंक्रीज द डिमांड। निष्का को लगता है कि इंक्रीज होगा डिमांड, थाराकेश को लगता है कि रिड्यूस होगा डिमांड। चलिए कोई बात नहीं, चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है इंक्रीज, यानी कि निष्का अग्रवाल सही कह रही हैं। यानी कि रेपो रेट को अगर हम कम करते हैं, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे सारे इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इनका सबका जिक्र होता है। तो यहां पर अगर रेपो रेट को कम किया जाएगा, बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क है। लॉन्ग टर्म लोन है, कौन ले रहा है? कमर्शियल बैंक। किससे ले रहा है? सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से। लॉन्ग टर्म लोन है तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म लोन है तो रेपो रेट। तो अगर सोच के देखो कि अगर लोन लेना चीपर हो जाए, सस्ता हो जाए, तो कमर्शियल बैंक लोन लेंगे और उस पैसे को वो आम पब्लिक में देंगे। जब आम पब्लिक को पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पैसा आएगा इकोनॉमी में। तो इसका मतलब निष्का जी जो सोच रही थी बिल्कुल सही है, जवाब है इंक्रीज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है। द डिफरेंस बाय विच actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as dash। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है वो अपने आप में एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की यूनिट से है ये सवाल।
सोचो, लास्ट में आता है, पढ़ाया जाता है लास्ट में बिल्कुल। द डिफरेंस बाय विच actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as। चलिए, एक जवाब एक नए विद्यार्थी आई हैं, मीनू जैन। मीनू जैन ने माना है कि ये इन्फ्लेशनरी गैप है सर। मीनू का मानना है कि सर ये इन्फ्लेशनरी गैप है। निष्का का भी मानना है ये इन्फ्लेशनरी गैप है। अच्छा, चलिए चेक करते हैं कि दो विद्यार्थी अगर कह रहे हैं तो सही होगा। बिल्कुल सही है, क्या बात है। तो इस बार मैं ताली बजाना चाहूंगा मीनू जैन के लिए, बहुत बढ़िया, और निष्का जी के बहुत बढ़िया। यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप इसका सही आंसर है। कि और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन पढ़ेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो यही स्टेटमेंट लिखा होता है, कुछ हद तक यही लिखा है। तो इसीलिए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत अच्छा आंसर मीनू, बहुत अच्छा आंसर निष्का, बहुत बढ़िया। आगे उम्मीद करेंगे मीनू से, निष्का से और थाराकेश से कि आगे वो आंसर करेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल क्या होने वाला है? वो होने वाला है ये, डैश implies production of crops for the market, अच्छा, rather than for self consumption। अब यहां पर दैट इज फैमिली कंजम्पशन। यहां पर बच्चों जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको सही वर्ड चुन के बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके लिए लिखी गई है। यानी कि डैश वो वर्ड है, इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द मार्केट। यानी कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मार्केट के लिए, और ना कि फैमिली कंजम्पशन के लिए। तो उसको क्या कहा जाएगा? कमर्शियल फार्मिंग। यहां पर थाराकेश का आंसर है, बहुत बढ़िया। थाराकेश इस बार सबसे पहले आंसर उन्होंने किया है, कमर्शियल फार्मिंग इसका आंसर है। थाराकेश कह रहे हैं, बाकियों से भी उम्मीद करेंगे कि आंसर करें। फिलहाल चेक करते हैं कि इसमें सही वर्ड क्या जाएगा। क्या कमर्शियल फार्मिंग, थाराकेश का जो आंसर है वो सही है या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? जी, काफी हद तक सही है, मगर वर्ड थोड़ा सा और हम चुनेंगे बेहतर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की ये कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। तो वहां पर अब इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि डेफिनेशन को भी सीबीएसई फिल इन द ब्लैंक बनाकर पूछ रहा है। डेफिनेशन में एक वर्ड गायब कर दिया, बाकी स्टेटमेंट दे दिया, बोल दिया बताओ भैया ये कौन सा स्टेटमेंट है या क्या वर्ड आने वाला है। तो डेफिनेशन, अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि डेफिनेशन को लेकर जो बच्चे हैं वो थोड़े लीनियंट से रहते हैं कि डेफिनेशन तो याद ही हो जाएगी सर, उसमें तो क्या है सर, एक ही स्टेटमेंट तो है। मगर ऐसा नहीं है बच्चों, डेफिनेशन में हम 1% की मिस्टेक नहीं कर सकते, इज आर की भी गलती नहीं होनी चाहिए डेफिनेशन। तो इसीलिए कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर जाइए कि ये क्वेश्चन डेफिनेशन है और फिल इन द ब्लैंक में आ रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों बहुत सारी डेफिनेशन है, उनको फिल इन द ब्लैंक बनाया जा सकता है। एमसीक्यू है तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसलिए डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है थाराकेश, बहुत बढ़िया बच्चे। अगला क्वेश्चन, डैश आर डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। अगर मैं 11th क्वेश्चन को देखूं तो बच्चों ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले चैप्टर से आता है, और जो 12th क्वेश्चन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर से आता है। 1950 टू 1990 से आता है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 से आता है। तो इस चैप्टर से ये सवाल है, आपको मुझे बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा। आर डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट by which the central problems of an economy are solved। क्या जवाब होगा? सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़े थे ना, what to produce,
हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसका जिक्र है, सेकंड चैप्टर में है। निष्का अग्रवाल कह रही है कि सर इसका आंसर इकोनॉमिक सिस्टम है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, चेक करते हैं, ट्राई कर रहा निष्का ने, बहुत अच्छी बात है। चेक करते हैं क्या निष्का सही कह रही है। जी बिल्कुल सही कह रही है, इकोनॉमिक सिस्टम इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे, ये भी इकोनॉमिक सिस्टम की डिफाइन है, ये क्वेश्चन भी डिफाइन से लिया गया है, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम आर डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। तो देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन से आ रहे हैं, दोनों का आंसर बच्चों ने सही दिया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और उसका जवाब बताएंगे। चलिए, डैश मीन्स रिमूविंग ऑल unnecessary controls and restrictions like permit, licenses, protectionist duties, quotas, etc. imposed by the government. Dash बहुत आसान है, हिंट देता हूं, थर्ड चैप्टर से है बच्चों, एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991, थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सवाल आते हैं। सोचो, डैश मीन्स रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स, रिमूविंग ऑल unnecessary controls and restrictions, permit, quota, ध्यान करो। चलिए चेक करते हैं, एक आंसर हमारे पास आया है लिबरलाइजेशन। निष्का बोल रही हैं कि सर इसका आंसर लिबरलाइजेशन है। चेक करते हैं भाई, क्या निष्का जी सही जवाब दे रही हैं? जी बिल्कुल सही, लिबरलाइजेशन। बच्चों ये लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन है, ये अगर आपसे कभी टीचर लिबरलाइजेशन की डिफाइन पूछे तो आपको यही लिखना है कि लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड restrictions like permit, license, protectionist duties, quota, etc. imposed by the government. बहुत बढ़िया आंसर निष्का, बहुत अच्छे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या आने वाला है। जी, डैश इज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन तमिलनाडु to train women in latest agricultural techniques. ये अंदर का क्वेश्चन है, ये अंदर का क्वेश्चन है। इसका आंसर उस बच्चे से आ सकता है जिसने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अंदर का क्वेश्चन है, हिंट देता हूं चलो। ये क्वेश्चन आपको जो बॉक्सेस दिए रहते हैं, ब्लैक बॉक्सेस एनसीईआरटी में, उस बॉक्स से आता है क्वेश्चन, उस बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आपको ढूंढ के बताना है, सोच के बताना है, दिमाग को दौड़ाना है कि सर ये कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तमिलनाडु टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सोचो ये प्रोजेक्ट कौन सा है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मैं नाम पूछ रहा हूं, अंदर का सवाल है, बॉक्सेस से आता है। और कितना हिंट दूं, बॉक्सेस से आता है, जो ब्लैक बॉक्स दिए हैं। निष्का ने दिया है जवाब तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। चेक करते हैं, जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया निष्का, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। यानी कि तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। बिल्कुल सही, तनवा, बहुत बढ़िया। यानी कि तनवा इसका शॉर्ट फॉर्म है। काफी सारे बच्चे तनवा लिखते हैं एग्जाम में, मत लिखना, तनवा नहीं, तनवा लिखो मगर उसकी फुल फॉर्म जरूर दो, ठीक है? टीचर को बताओ कि मुझे सिर्फ तनवा नहीं पता है, मुझे फुल फॉर्म भी पता है, और वो फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो बच्चों ये एक बहुत अच्छा आंसर निष्का ने दिया, और बाकी भी आंसर करना है बच्चों, ठीक है? तो हार नहीं माननी है, जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
चेक करते हैं कि कहां से आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन, 15वां सवाल। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, especially in schools or colleges, to improve knowledge and develop skills. सही वर्ड क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्या है वो वर्ड, क्या है वो क्या शब्द है जो इस चीज को डिफाइन करता है, इसके बारे में लिखा हुआ है सारा, वो वर्ड सोचो। यानी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, ये जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, इससे स्किल्स इंप्रूव होती है, डेवलप होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो स्कूल नहीं जा रहा है, आगे चल के कॉलेज नहीं जाएगा, तो सोचो वो प्रोसेस क्या है, उस क्या सही वर्ड है इसका, दिमाग लगाओ, सोचो, आंसर करो, सही वर्ड क्या है। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, क्या है ये। चलिए कोई बात नहीं, इस बार आंसर नहीं मिला मुझे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, एक और सवाल पूछ लूंगा, ऐसी क्या बात है। चलिए तो जवाब देखते हैं इसका कि सही जवाब इसका क्या होने वाला है। जवाब है एजुकेशन। सिंपल बच्चों, एजुकेशन की डिफाइन है। अगर टीचर आपसे डेफिनेशन एजुकेशन की पूछता है तो यही लिखना है, एजुकेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग करते हैं। स्पेशली कहां होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है। और इसका इसका क्या बेनिफिट है, स्कूल्स में अगर हम जा रहे हैं, कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, इसलिए ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, स्किल्स डेवलप हो, एक्सपर्टीज आए, कुछ सीखें। तो प्रोसेस क्या है, एजुकेशन है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हार नहीं मानेंगे, फिर जवाब देंगे। लिखिए और ध्यान से पढ़िए सवाल। डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ द environment to absorb degradation। environment चैप्टर से है, बहुत बच्चे लाइटली ले लेते हैं इसको, अरे सर एनवायरमेंट कोई चैप्टर पढ़ने वाला है, उसमें तो सर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हाँ यही सब तो है सर उसमें। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्सॉर्ब डिग्रेडेशन। क्या जवाब है, क्या सही वर्ड है, एनवायरमेंट चैप्टर से है। अगर पढ़ा है तो जवाब आएगा, क्या पता डेफिनेशन ही है। सोचो सही वर्ड क्या है, डेफिनेशन सोचो, सही वर्ड क्या है। डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट। निष्का अग्रवाल का आंसर आया। चलिए पिछला आंसर नहीं आया निष्का जी का एजुकेशन, मगर देखा मैंने बोला बच्चे को हार नहीं माननी चाहिए। एजुकेशन नहीं आया मगर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी आ गया, बहुत बढ़िया, हार नहीं माननी, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास सारे सवालों के जवाब हो, कोई बात नहीं, मगर कोशिश तो कर सकते हैं ना कि सारे के हों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम आने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, निष्का अग्रवाल ने एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी लिखा है, चेक कर लेते हैं क्या ये जवाब सही दिशा में दिया गया है, क्या ये सही आंसर है। कमाल है, बहुत बढ़िया निष्का, बहुत बढ़िया। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बिल्कुल सही जवाब है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ये उसकी डेफिनेशन मान लीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन मान लीजिए, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया निष्का, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निष्का, थाराकेश, मीनू जवाब करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन क्या है, डैश is a situation when the level of output in the economy
tends to rise without a proportionate rise in the opportunities of employment. चेक करो क्या जवाब हो सकता है. Dash is a situation when the level of output in the economy tends to rise without a proportionate rise in the opportunities of employment. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं बढ़ रही है. अच्छा, लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पहले के मुकाबले ज्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. मगर दूसरी तरफ पता लग रहा है कि सर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा देश की जनता को. सोचो ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन का सही नाम क्या है? क्या बात है, निष्का बोल रही है जॉबलेस ग्रोथ है. निष्का जी का कहना है कि सर ये जॉबलेस ग्रोथ है. अब अगर ये जॉबलेस ग्रोथ है तो पहले तो चेक करना है कि क्या ये जॉबलेस ग्रोथ है कि नहीं है. चेक कर लेते भाई. क्या निष्का जी ने सही जवाब दिया है? क्या बात है, निष्का जी बढ़िया पढ़ रही है, बहुत बढ़िया. जॉबलेस ग्रोथ इसका सही आंसर है. सर ग्रोथ तो हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, मगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा सर, रोजगार नहीं मिल रहा सर. तो अगर रोजगार नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी ग्रोथ हो रही है, आप उसे क्या कहेंगे? जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे. बहुत अच्छे निष्का, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं उसका जवाब क्या होगा. कौन देगा पहले, कौन देगा? 18th क्वेश्चन, 18वें सवाल पे हम पहुंच चुके हैं. 18वां सवाल क्या कहता है, पढ़ते हैं बच्चों. डैश इज अ जियोग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज different from a country's typical economic laws. कमाल का सवाल, कमाल का जवाब. आपकी तरफ से क्या होगा? यानी कि उस जियोग्राफिकल रीजन को क्या कहोगे जहां पर जो कानून है, जो लॉज हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं उन लॉज से, उन कानून से जो पूरे देश में चलते हैं. तो ऐसी अगर कोई चीज है भाई, ऐसी कोई जो ज्योग्राफिकल रीजन है, तो कुछ तो अलग होगा, नाम भी अलग होगा, कुछ तो स्पेशल होगा. सोचो उस ज्योग्राफिकल रीजन का क्या नाम है, क्या कहोगे उसको? जिसमें जो देश में कानून चलता है, देश में जो लॉ चलता है, वो वहां अप्लाई नहीं होता. निष्का जी कह रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ भी लिख दिया उन्होंने साथ में. चेक करते हैं कि भैया स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले इसका आंसर है कि नहीं है. जी बिल्कुल सही जवाब है, मैंने बोला था स्पेशल है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ किसी भी. अच्छा ये क्वेश्चन कहां से हो सकता है? ये क्वेश्चन आ रहा है आपके इंडिया पाकिस्तान वाले चैप्टर से, चाइना वाले चैप्टर से, इंडिया एंड इट्स नेबर. 10th क्वेश्चन, तो सॉरी 10th चैप्टर, लास्ट चैप्टर से आ रहा है. वहां पर अगर पढ़ोगे तो चाइना का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जिक्र है. और कौन सी कंट्री नहीं करती? चाइना भी करती है, इंडिया भी करती है, पाकिस्तान, सब कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कानून. अच्छा ये कानून क्यों डिफरेंट है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कानून सर इसलिए डिफरेंट है, लॉज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर के लोगों को, बाहर के इन्वेस्टर्स को कि आओ सर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो.
आओ सर हमारे हमारे देश में आप फैक्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन करो। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्कुल सही आंसर है जो निष्का जी ने दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक क्या होने वाला है, चेक करते हैं। ये रहा आपके सामने, द ट्रांजैक्शंस कैरीड on the monetary authorities of a country which causes changes in official reserves are termed as, सोचो, बढ़िया सवाल, बढ़िया आंसर, सोचो क्या जवाब है, क्या वर्ड है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कौन सा वर्ड दिमाग में आता है कि सर ये जाएगा ब्लैंक में, ये सही वर्ड है ब्लैंक में जाने वाला, चेक करिए, बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, कहीं पढ़ा होगा, कहीं से कुछ आइडिया आएगा। ट्रांजैक्शन कैरीड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, यहां पे फोकस करो, यहां से मिलेगा आंसर। सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्वेश्चन में ही है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, आंसर मिल ही जाता है। आधा आंसर तो क्वेश्चन में होता है, बस समझना है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सारे सवालों का जवाब नहीं है, इट्स ओके, ट्राई तो कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। इसका आंसर नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट था, नोट कर लो, नोट कर लो कॉपी में, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस नाम है। और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जाकर बुक में एक बार इनके बारे में पढ़ना अच्छे से, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कहां मिलेगा ये कहां मिलने वाला, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कहां से मिलने वाला, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ें वहां पर इसका जिक्र है। ये स्टेटमेंट आपको आपकी बुक में, चाहे संदीप गर्ग हो, चाहे टी.आर. जैन हो, वी.के. ओरी हो, या सी.बी. सचदेवा हो, या एनसीईआरटी क्यों ना हो, आप वहां जाके पढ़िए और उसमें देखिए कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस के बारे में और क्या क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक का क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे। डैश refers to the payment made by owners of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government। इस क्वेश्चन का आंसर काफी अंदर से आता है, ये ऐसे नहीं होगा कि कहीं थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया इसका आंसर आ जाए, ना ना, सोचो उस पेमेंट का नाम, जो कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है, ओनर कर रहा है पेमेंट। अब ओनर अगर पेमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट को कर रहा है। अब गवर्नमेंट को क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से उसकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सोचो अगर किसी घर के पास से अगर मेट्रो निकल जाए तो ऑब्वियसली बात है वो घर, उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। और कई बार आप देखा होगा कि हाईवे निकल रहा है, पता लगा खेत के पड़ोस से हाईवे निकल रहा है, तो खेतों की वैल्यू लाखों से करोड़ों में हो गई। तो वो क्या है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी है गवर्नमेंट की। तो उसकी वजह से जो ओनर हैं वो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से हमें फायदा हो गया, हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो उस पेमेंट का नाम पूछ रहा हूं मैं, उस पेमेंट का नाम, क्योंकि काफी अंदर का सवाल है, मैंने बोला इसका जवाब आपको डिटेल में जाके पढ़ने में मिलेगा। हिंट देता हूं, चलो, ये आंसर गवर्नमेंट बजट में छुपा हुआ है, गवर्नमेंट बजट यूनिट में इसका आंसर छुपा हुआ। क्या आंसर होगा, नहीं आ रहा जवाब, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब इसका जवाब देखते हैं कि जवाब क्या है, उस पेमेंट को क्या कहेंगे बच्चों। उस पेमेंट का जवाब है
स्पेशल असेसमेंट। क्या जवाब है? स्पेशल असेसमेंट। इस वर्ड को नोट करो और नोट करने के बाद अब जो भी आपके पास अपनी रिफ्रेशर बुक है, जो भी स्कूल वालों ने या टीचर ने बोला है पढ़ने के लिए, उस बुक में जाकर स्पेशल असेसमेंट को चेक करो कि स्पेशल असेसमेंट के बारे में क्या लिखा है। मैंने बोला काफी अंदर का है, अंदर का क्वेश्चन है, तो वहां पर जाके पढ़ो स्पेशल असेसमेंट के बारे में, क्योंकि ये जो पेमेंट है जो ओनर गवर्नमेंट को कर रहे हैं, वो पेमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। किसकी वजह से? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से। तो उस पेमेंट को स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। तो यहां पर हमने बच्चों 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फिल इन द ब्लैंक। 20 सवाल हमने उसको डिस्कस किया, आपने उसका आंसर दिया। अब थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं, कुछ सवालों को बदलते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक तो बहुत हो गए, अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो पूछे जा ही रहे हैं, और ना कि सीबीएसई में आने वाला जो अपकमिंग सीयूईटी का एग्जाम है उसमें भी सारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तो बहुत बढ़ गई। तो यहां पर अच्छा, अब फायदा क्या होगा कि आपको आंसर मैं शेयर करूंगा, 4 ऑप्शन होंगे, यानी कि आपको ये तो पता होगा कि इन चारों में से कोई तो एक है। अब आपको ये सोचना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है कई बार लगता है देख के कि सर चारों ही तो सही है, ऐसा नहीं है। तो सही जो सबसे रेलिवेंट आंसर है, जो सही आंसर है, वो हम बताएंगे। आपको बताना है, मुझे चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करके बताना है, ठीक है। चलिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सवाल 2022-2023 से लिया है मैंने। तो देखते हैं कि 2022-2023 का जो पेपर है, सैंपल पेपर है, वो क्या पूछ रहा है, क्या सवाल है। चलिए, सवाल है, owing to the Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising crude prices due to supply side issues. Identify the most likely impact on the balance of payment situation of the Indian economy from the following option. यानी कि आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी। रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का जो दाम है, क्रूड का प्राइस है, वो बढ़ रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सप्लाई इफेक्ट हो रही है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि क्या इंपैक्ट होगा, पीओपी इंडिया का क्या इंपैक्ट होगा। प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स in India will rise, outflow of US dollars from India will rise. इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है? आंसर करिए, बताइए, इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? निष्का अग्रवाल को लगता है कि सी आंसर है सर इसका, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज। निष्का को लगता है कि इसका आंसर सी है। नहीं, उन्होंने अपना आंसर बदल दिया। ओके, निष्का को लगता है अब इसका आंसर डी है। ओके, चलिए, तो आंसर डी को ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने रेक्टिफाई किया है, तो फिर डी ले लेते हैं आंसर। तो चेक करते हैं कि क्या निष्का ने जो अपनी गलती को अगर ये सुधारा है, तो क्या ये सुधार सही था कि पहला वाला ही ठीक था। चलिए चेक करते हैं। तो जवाब बिल्कुल सही, गलती इन्होंने बिल्कुल सही सुधारी है, डी इज द राइट आंसर। आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम पेमेंट करते हैं। अब यहां पर पता लग रहा है उसका दाम और बढ़ रहा है, वो और महंगा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटफ्लो होगा, और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया आंसर निष्का, डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम is equal to increase in consumption,
आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एमपीएस। एमपीएस की वैल्यू क्या होगी अगर नेशनल इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो बिल्कुल बराबर है कंजम्पशन में जो इंक्रीज हुआ है। नेशनल इनकम में इंक्रीज बिल्कुल बराबर है कंजम्पशन में इंक्रीज के। ऑप्शन 4 इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। यूनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0। 0 निष्का जी ने आंसर दिया है 0। इनको लगता है इसका मतलब ऑप्शन में देखा जाए तो डी होना चाहिए, इक्वल टू 0। चलिए तो 0 चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। 0 होगा क्योंकि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c, यानी कि चेंज इन इनकम बिल्कुल बराबर है अगर चेंज इन कंजम्पशन के, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेविंग्स है ही नहीं। तो सेविंग्स नहीं, डेल्टा एस की वैल्यू कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए एमपीएस की वैल्यू 0, यानी कि यहां पर सही जवाब है इनका। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते एक और सवाल, और जवाब निष्काई जी देंगी या कोई और भी देगा, चेक करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई which of the following indicates the adverse impact of British rule in India। इंपैक्ट चेक कर लीजिए, आपको इन चारों में से एडवर्स इंपैक्ट बताना है, नेगेटिव इंपैक्ट बताना है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एडवर्स इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तो उन्होंने ये सब कदम उठाए, तो इसमें से एडवर्स इंपैक्ट कौन सा होगा? क्या वो इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है? क्या वो चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड है? क्या वो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है? या इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया? कौन सा होगा? एडवर्स इंपैक्ट बताना है, ए, बी, सी या डी। बी आंसर निष्का ने किया है, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो चेक करते हैं कि क्या ये सही जवाब है। जी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निष्का, बहुत अच्छा आप आंसर कर रही हैं। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है कि यहां पर इनको जवाब आता था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई which of the following is a source of non-institutional credit in the rural areas of India। अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, गांव के इलाकों की बात करते हैं, तो इनमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स, ये रहा ऑप्शन, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, मनी लेंडर्स और कमर्शियल बैंक। 4 ऑप्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आपको मुझे बताना है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स। क्या वो नाबार्ड है? क्या वो रीजनल रूरल बैंक है? क्या वो मनी लेंडर है? क्या वो कमर्शियल बैंक है? सी आंसर निष्का जी ने भेजा है, तो सी आंसर चेक करते हैं, मनी लेंडर। जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आप देखिए तो बाकी सारे तो बैंक हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, कमर्शियल बैंक, तो ये सारे क्या हैं? फॉर्मल क्रेडिट के सोर्स हैं, फॉर्मल क्रेडिट के सोर्स है, बैंक्स हैं, इनफॉर्मल नहीं है ये। तो मनी लेंडर ही इनफॉर्मल है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 4 ऑप्शन के साथ, ये रहा, आइडेंटिफाई which of the following statement is true। यानी कि आपको मुझे सही स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और ये रही वो स्टेटमेंट।
पहली, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। दूसरा, in the managed floating rate exchange rate system, the government intervenes to buy and sell foreign currencies. C, in the managed floating exchange rate system, the central bank intervenes to moderate exchange rate fluctuations. Or last, in the fixed exchange rate system, market forces fix the exchange rate. चेक करिए, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट, ये सही है? चेक करिए, दिमाग लगाइए, पढ़िए ध्यान से, कौन सी स्टेटमेंट सही है। सही बतानी है, गलत नहीं। कौन सी स्टेटमेंट सही है, सोचिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए, बी, सी या डी। चलिए चेक करते हैं कि इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है सी, यानी कि इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ये बिल्कुल सही बात है। डी जो स्टेटमेंट लिखी है उसका तो कोई सिर पैर नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद ए, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर आपने मेरिट या डीमेरिट पढ़े हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के, तो फिर आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट मेरिट और डीमेरिट से आती है। तो बहुत बढ़िया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश was the Indian finance minister in 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy। इस सवाल में आपको फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताना है जो 1991 में थे और उन्होंने बड़े बदलाव हमारे देश में किए। नाम क्या है, ऑप्शन क्या है, ये रहे आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर उर्जित पटेल। यहां पर 4 नाम दिए हैं, आपको मुझे बताना है कि इन चारों नाम में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में कौन थे। ध्यान सोचिए, कौन से चैप्टर से आ रहा है, 3rd चैप्टर से आ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में 3rd चैप्टर से सवाल आ रहा है। सोचिए सही नाम क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है जो 1991 में थे। ऑप्शन बी मेरे पास आंसर आया है, निष्का जी ने मनमोहन सिंह नाम दिया है। चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है। बिल्कुल सही है, आंसर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो 1991 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और आगे चल के आप सबको ये बात पता है कि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो इसीलिए बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 4 ऑप्शन फिर आपके सामने रखूंगा, बताइएगा कौन सा सही है। सबसे पहले क्वेश्चन है, द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट टू एंश्योर डैश। मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट, मॉनेटरी पॉलिसी का जनरली टारगेट क्या है, क्या इंश्योर करना टारगेट है। सवाल जवाब बताते हैं, जवाब आपके सामने 4 है, बता दीजिए कौन सा सही है। पहला, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी, स्टेबल फॉरेन रिलेशंस, ग्रेटर टैक्स कलेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट। इन चारों में से
मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट की इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना, क्या टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी का? क्या वो प्राइस स्टेबिलिटी है? क्या वो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है? क्या वो फॉरेन रिलेशन है? क्या टैक्स कलेक्शन है? सोचो, इनमें से कौन सा टारगेट, कौन सी चीजें इंश्योर करना मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करता है, उसका टारगेट है? चेक करते हैं। जवाब आया है ऑप्शन ए, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। चेक करते हैं जी, बिल्कुल सही निष्का जी, बढ़िया आंसर है, कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आपका। प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी का एम्प्लॉयमेंट से क्या ले, क्या कोई लिंक नहीं। फॉरेन रिलेशन, टैक्स कलेक्शन, ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इररिलेवेंट है। बिल्कुल सही जवाब है जो निष्का ने दिया है, वो प्राइस स्टेबिलिटी है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल 4 ऑप्शन के साथ आपके स्क्रीन पे। जवाब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन ये रहा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग 2019 का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कॉम्प्राइज ऑफ डैश। इनमें से एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कोई लेना देना नहीं है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बताओ कौन सा ऑप्शन है ये? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस टू द मार्केट प्लेस फॉर सेल, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस फॉर सेल इन फ्यूचर, क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब डू नॉट कॉम्प्राइज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? ए, बी, सी या डी? क्या वो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वो ग्रेडिंग है, क्या वो स्टोरेज है, क्या वो क्रेडिट है? सोचिए, बताइए। ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज, क्रेडिट, इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से नहीं लिंक करता? एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन देखो। चलिए, डी आंसर आ रहा है, डी आंसर बोला है निष्का जी ने। चेक करते हैं क्या सही है। बिल्कुल सही है, निष्का जी के जवाब गलत नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया निष्का, बहुत ही बढ़िया। डी, क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डिफाइन पढ़ लो बस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डिफाइन पढ़ लो बस, सब कुछ उसमें लिखा है, उसकी डेफिनेशन में सब कुछ लिखा है। अगर तुम इन 4 ऑप्शन को देखो तो जो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन का जिक्र तुम्हें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डिफाइन में मिल जाएगा। तो ये एक सजेशन है, डिफाइन पढ़ना, आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे या मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बात है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी पेन से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर मैं आपके सामने इवेंट्स लेके आया हूं और आपको इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेक करते हैं। अब आपको ही बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब जो इवेंट पहले हुआ। अब सोचो ये क्वेश्चन 2019 में आया था, 2019 में भी सीबीएसई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के सवाल दे रही थी। तो अगर 2019 में सवाल आ रहा है तो यही सवाल तो भर भर के सीयूईटी में पूछा गया। इतने सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हैं कि अगर जिसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे फोकस नहीं किया उसका सीयूईटी तो बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक्स का पेपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आ रहा। तो इवेंट्स को याद करना, उनकी डेट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स,
और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इन चारों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि जो चीज पहले हुई है उसको आपको पहले रखना है, और जो चीज बाद में हुई है, जो इवेंट बाद में हुआ है, वो आपको बाद में रखना है। और आपको फिर एक सीक्वेंस बनाना है कि क्या जो मैंने इवेंट को रखा, क्या वो सीक्वेंस बन रहा है 2, 4, 3 और 1, जो कि ए ऑप्शन है, या फिर 4, 2, 1 और 3, जो कि बी ऑप्शन है, या फिर 2, 4, 1 और 3, जो कि सी ऑप्शन है, या फिर 4, 1, 2 एंड 3, जो कि डी ऑप्शन है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए इन सभी इवेंट्स के जो डेट्स हैं, जो ईयर हैं, वो याद होने चाहिए, तभी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो एक भी इवेंट ऊपर नीचे गया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ईयर का याद करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं कि क्या इसका सही पैटर्न है, क्या सीक्वेंस है। इसका सही जवाब है बी, यानी कि 4, 2, 1 एंड 3। मतलब 4 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 2 ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, 1 ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, और 3 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये 3-4 ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, मगर क्रोनोलॉजिकल की प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर है, कोई क्रोनोलॉजिकल नहीं पूछ रहा हूं, डेट बता दो, साल बता दो। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछ रहा हूं, इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछ रहा हूं, इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के। और ऑप्शन क्या है, ये रे 1978, 1980, 1988, 1991। इन 4 ऑप्शन में से एक बता दो जो ये बता दे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सर पाकिस्तान में इस साल हुआ था। 1978 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1988 में हुआ था, 1991 में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब में, वहां से सवाल है। 2019 में पूछा गया था। कौन से साल में पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जवाब क्या है। 1988, निष्का जी ने लिखा है 1988। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। 1988 में पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। बहुत बढ़िया आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। ध्यान से पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं। बस ये सोचना है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसका लिंक कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, bringing the production of goods and services under its direct and absolute control, or rationalization of taxes in pro-poor direction। इन चारों में से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, बजट का ऑब्जेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे करता है? बाय कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाना, गरीबों को उस टैक्स के पैसे से मदद करना। इसका मतलब इसका सही जवाब है बच्चों डी, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। तो इसका जवाब डी है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर current account of the BOP transaction, not an example of invisible item। invisible item मतलब सर्विसेज। 2 पढ़े थे ना, विजिबल इनविजिबल। विजिबल क्या होता है, गुड, इनविजिबल क्या होता है, सर्विस। तो यहां पर बताना है नॉट एन एग्जाम्पल,
एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज, एजुकेशन, रिलेटेड ट्रेवल और मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शन। तो यहां पर चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 3 गलत हैं, 1 सही है। तो बता दीजिए कि कौन सा सही जवाब है। एयर एंड सी, पोस्टल एंड कोरियर सर्विस, एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल और मर्चेंडाइज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है बताना है। चेक करते हैं जवाब क्या है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, बताते हैं। मैं बता देता हूं आंसर। आंसर है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कपड़ों कहा जाता है, विजिबल आइटम है, तो इनविजिबल का तो कोई लेना देना इससे है नहीं। बाकी एयर, पोस्टल, एजुकेशन, ये सब क्या है? ये सर्विस है। तो अगर ये सर्विस है तो ये इनविजिबल आइटम के अंडर आएगा। तो सही जवाब डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल, मिस्टर नवनीत, क्या बात है, मैंने अपना नाम ही लिख दिया है। मिस्टर नवनीत, एन इकोनॉमिक्स टीचर, वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ minimum percentage of the total deposit to be kept by any commercial bank with the central bank of the country as per norms and statute prevailing in the country. From the following choose the करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यानी कि जो बात नवनीत जी यहां कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट, वो वर्ड किससे रिलेट करता है? क्या वो सीआरआर है? क्या वो रेपो रेट है? क्या वो बैंक रेट है? क्या वो एसएलआर है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट बाय एनी कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। ध्यान दीजिए, चलिए यहां पर इसका आंसर छुपा हुआ है। चेक करते हैं जवाब क्या है। जवाब नहीं आया, कोई बच्चा जवाब भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं बता देता हूं। इसका सही जवाब है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ये सीआरआर की डिफाइन है जो मिस्टर नवनीत स्टेटमेंट में कह रहे हैं। तो आपने सीआरआर की डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। रूही और सिंधु डिस्कशन कर रहे हैं किसका? अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मगर यहां पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता। हाउएवर डेलिब्रेट एफर्ट्स आर मेड बाय द competent authority to keep the exchange rate with a specific range। आपको ये बताना है कि जो रूही हैं और सिंधु हैं, ये किसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं? क्या वो फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं? पूरी स्टेटमेंट पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं, या मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं? पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, समझ आ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं रूही और सिंधु। चेक करिए क्या जवाब होना चाहिए, ए, बी, सी या डी? सही आंसर ए, बी, सी या डी? निष्का को लगता है सी आंसर है। बिल्कुल सही, सी आंसर है, क्योंकि ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं रूही और सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। यानी कि यहां पर आपको सर्कुलर फ्लो, मॉनेटरी फ्लो, रियल फ्लो और कैपिटल फ्लो दिया गया है। आपको मुझे बताना है कि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों वर्ड्स हैं, वो सर्कुलर फ्लो बता रहे हैं कि मॉनेटरी फ्लो बता रहे हैं? रियल फ्लो बता रहे हैं कि कैपिटल फ्लो बता रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, वहां से इसका आंसर आता है। अगर आपने उसको पढ़ा है तो डेफिनेटली आपके पास उसका आंसर होगा कि कौन सा ये फ्लो है। निष्का को लगता है रियल फ्लो है, चेक करते हैं। जी बिल्कुल सही, ये रियल फ्लो है, क्योंकि रियल फ्लो का ही ये आंसर है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहीं पैसा इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो मनी फ्लो हो जाता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया। यानी कि अब बच्चों हमने यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया, हमने फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया। यानी कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आंसर किया। मगर ऑब्वियसली बात है, टाइम की लिमिटेशन है और हमें टॉपिक को कंप्लीट करना है। वैसा तो है नहीं कि एक बार क्लास शुरू हुई तो फिर चलते जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इट्स ओके। हमने काफी प्रैक्टिस की, काफी बातें की, मगर जाते जाते
बस लास्ट के 5 मिनट और लूंगा आपके, बस आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक एस्पायरेशन अकाउंट करके ये स्क्रीन आपको दिख रही है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हैं और अगर आप उसको सारी क्लासेस हमारी फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया गया है, वो आपको अपने एस्पायरेशन अकाउंट में जाकर जो है वो फीड करना है, डालना है। और जैसे ही आप इस यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो फिर आपके पास ये बोर्ड हेल्पलाइन जो है वो हम चला रहे हैं, प्रोजेक्ट लक्ष्य चला रहे हैं, वो आपको वहां पर मिलेगा। और यहां पर जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके के कुछ और ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बोर्ड हेल्पलाइन के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ई क्लासेस, एग्जाम स्ट्रैटेजी, टेलीग्राम, मॉक पेपर और इस तरीके के बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप वहां से जाके देख सकते हैं, इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो हमारा बहुत एक्टिव है, डेली प्रैक्टिस पेपर वहां पर आ रहे हैं और आई थिंक आप सभी लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो 2 बजे हमारा क्वेश्चन पेपर आता है और 9 बजे क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन भी आता है, तो वहां पर आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बहुत एक्टिव है हमारा और काफी बच्चे वहां पर डाउट भी लिख रहे हैं और उसका आंसर भी उनको मिल रहा है। तो ये मैं चाहूंगा कि आप उस टेलीग्राम ग्रुप का और एस्पायरेशन अकाउंट का जितना हो सके उतना फायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए। आपको और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको वो आने वाले जो सेशंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के जो सेशन है उनका चार्ट पूरा दिख रहा है कि कब कब कौन कौन सा सेशन होने वाला है, तो आप नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। चलिए, तो जाते जाते बस लास्ट थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और ये थॉट हम लेके जाएंगे, कॉपी में लिखेंगे कि नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल जॉब्स। यानी कि कुछ भी हार्ड नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको ब्रेक कर लो और फिर उसके बाद उस टास्क को परफॉर्म करो। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपके सामने लेके आया, आपसे सवाल पूछा, आपसे आपसे जानने की कोशिश की कि आपके पास उस सवाल का जवाब है कि नहीं है, मगर अच्छा लगा कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आंसर किया, ये बहुत अच्छी बात है। और कभी भी ये नहीं मानना है कि मुझे आंसर नहीं आता था, मैं आंसर नहीं कर पाया या कम कर पाया, ऐसा नहीं सोचना। हमेशा ये मानना है कि कम से कम मुझे इस चीज का आंसर था, एटलीस्ट कम से कम आपने पार्टिसिपेट तो किया, आप आए तो, आपने आंसर किया तो, सेशन को देखा तो इसीलिए कभी ये नहीं मानना कि मुझे ये नहीं आता। हमेशा जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस करते रहना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस करना है। और आने वाले जो सेशंस है उसमें भी अभी अगला जो सेशन है वो सुरभि मैम का है, उसके बाद और भी मैं सेशन लेके आऊंगा जहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, उन पे हम बात करेंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है ताकि जब तक फाइनल एग्जाम ना आ जाए तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगली क्लास में होगी, शाम को 4:30 बजे ही हमारी क्लासेस होती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का फायदा उठाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट वगैरह पोस्ट करते रहिए और मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।